अच्छा जनाब, मैं दूसरे एपिसोड के साथ आपके साथ हूँ। मैंने जिस तरह कहा था कि हम इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे। देखिए जनाब, ट्रेडिंग जर्नल आपके रिस्क मैनेजमेंट में भी आपको बहुत हेल्प करता है। किस तरह? समय पहले आप ये बात आपको पता होगी कि ये जो मार्केट्स हैं इनमें इनहेरिटेड रिस्क मौजूद है। आप ये कह नहीं सकते कि ये मार्केट रिस्क फ्री है, ये तो आप कह ही नहीं सकते। तो जब मार्केट में रिस्क मौजूद है तो हम इस रिस्क को ख़त्म तो कर नहीं सकते, ये तयशुदा बात है। तो क्या तरीक़ेकार हो सकता है कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेड करें? इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम रिस्क को कम करें। इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा तवज्जो देते हैं और हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। हम ज़ीरो रिस्क की बात कभी भी नहीं करते, हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं कि रिस्क को कम किया जा सके। रिस्क ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस मार्केट में इनहेरिटेड रिस्क मौजूद है। अच्छा, अब आप देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स इटसेल्फ आपके ना बहुत सारे रिस्क को कम कर देती हैं। जैसे नंबर एक मैं सब में अहम बता दूं, स्टॉप लॉस है। वो पहले ही आपको एक रिस्क लेवल को कम कर देता है कि इस जगह पे आपने एग्जिट ले लेना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना, तो आपने अपने रिस्क को वहाँ कम कर दिया। तो ये पहली फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो आप स्टॉप लॉस को ही कह सकते हैं। उसके बाद फिर और बहुत सारे कॉलम है, जैसे कि अभी मैं कॉलम पे डिस्कस करूंगा जो ट्रेडिंग प्लान में ट्रेडिंग कॉल के हवाले से है कि क्या आपके पास रीज़न था इस ट्रेड में एंटर होने का। तो अगर वो रीज़न था और आप एंटर हुए, कोई ट्रिगर था, कोई लेवल था, तो ये भी रिस्क मैनेजमेंट है कि आपने उसको सही तरह फॉलो किया, आपने रिस्क को कम किया तो एंटर हुए आप ट्रेड में, वरना आप ट्रेड में एंटर नहीं होते। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके रिस्क को कम करती हैं। और फिर इसमें एक बहुत अच्छी बात ये एक चीज़ कहलाती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई दफ़ा ये होता है, जिस तरह मैंने हमेशा कहा है कि दो एनालिसिस ऐसी हैं, एनालिसिस तीन किस्म की होती हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल। मैंने हमेशा आप लोगों को ये बताया है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपको तैयार मिल जाती है, सेंटिमेंटल एनालिसिस करने की आदत खुद बनाइए। जो ट्रेडर अच्छी ट्रेड करना चाहता है उसको सेंटिमेंट समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट का। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अपने कॉलम के थ्रू बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अचानक इंडेक्स गिरना शुरू हो गया। ठीक है जी, अचानक इंडेक्स गिरना शुरू हो गया, मार्केट के सेंटिमेंट चेंज हुए। लेट सपोज आपने डीजी खान बाय किया हुआ था और आपने देखा कि सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई है। अब यहाँ पर रीज़न बनता है कि आप अर्ली एग्जिट ले लें। अगर आपका टारगेट जो है 40 रुपए का है और आप अभी सिर्फ 39.50 पे खड़े हैं या 39.25 पे खड़े, और आपने देखा कि यार सेक्टर गिर रहा है, सेक्टर का असर इंडेक्स पे पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो सूनर और लेटर ये मेरा डीजी खान भी नीचे आ जाए, तो आप अर्ली एग्जिट ले सकते हैं। और यहाँ पर नोट्स पे फिर वो रीज़न लिखेंगे आप कि आपने अर्ली एग्जिट क्यों ली, क्योंकि एज पर दी ट्रेडिंग जर्नल आपका एक सेट टारगेट था, चाहे वो प्रॉफिट टारगेट था या लॉस टारगेट था, टारगेट मौजूद था जो आपने यहाँ लिखा हुआ था, आप उससे पहले निकल गए, तो आपको चाहिए कि आप वो रीज़न यहाँ लिखें। तो ऑटोमेटिकली मेरा मतलब ये है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है ट्रेडिंग जर्नल खुद ब खुद आपको सिखाता है, और जो बगैर ट्रेडिंग जर्नल के ट्रेड कर रहा है उसकी रिस्क मैनेजमेंट में और आपके रिस्क मैनेजमेंट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। एक इंसान कितनी चीज़ों को याद रख सकता है? कोई आदमी ये कहे कि यार मैं एक दिन में 100 स्टॉक में ट्रेड कर लेता हूँ, बेकार बात है। 100 स्टॉक पे फोकस नहीं किया जा सकता, उसकी बहुत सारी बातों को देखा ही नहीं जा सकता। हर इंसान की एक लिमिट है। कोई बहुत प्रोफेशनल है तो वो हो सकता है ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेड करता होगा, वो उससे थोड़ा कम तजुर्बा रखता है, वो उससे कम में करता होगा। तो अब ये इतने सारे कॉलम हैं, एज अ ह्यूमन अगर मेरे पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, हो सकता है मैं कोई मिस आउट कर जाऊं, कोई एक कॉलम भूल जाऊं मैं, तो क्या हुआ कि मेरा रिस्क लेवल बढ़ गया। अगर मैं ट्रेडिंग जर्नल यूज़ कर रहा हूं तो मैं कुछ भूलने वाला नहीं हूं, कुछ भी नहीं भूलूंगा मैं। सारे कॉलम मेरे सामने मौजूद हैं, डेटा मैंने एंटर किया है या नहीं किया है, मुझे सारा कुछ पता है। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल रिस्क मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा तेज जाऊं, वरना फिर तीसरे एपिसोड की तरफ जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैं ट्रेडिंग रूटीन पे बात कर चुका हूं, इसलिए ट्रेडिंग रूटीन इसके अंदर ये जो आपको फाइल मिलेगी
तो ये आपको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। मगर ट्रेडिंग रूटीन जो है आपको पता है कि अलग अलग ट्रेडर्स का अलग अलग हो सकता है, तो इस पे हमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं सीधा सीधा कॉलम की तरफ जा रहा हूँ। आपको मैं एक्सेल शीट भी दे रहा हूँ, तो ये कॉलम आपको इस तरह तैयार भी मिलेंगे और आप उसमें, हाँ एक बात और याद रखिए कि आप उसमें कॉलम ऐड ऑन भी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक टू ऐड मोर कॉलम यू कैन डू दैट। आप कहते हैं कि जी मुझे टैक्स उसमें दिखाना है कि कौन सा टैक्स कितना लगता है एक ट्रेड पे, ठीक है, आप कॉलम ऐड कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, फॉर्मुलेशन कीजिए। आप अगर कोई भी चीज़ दिखाना चाहते हैं उसमें, अगर कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने जो आपको एक्सेल शीट बना के दी है वो बड़ी सिंपल है, एक आसान तरीन। उसके अंदर मैंने ट्रेडिंग कॉस्ट लिख दिया है, मगर ट्रेडिंग कॉस्ट को कैलकुलेशन नहीं करके दी। ट्रेडिंग कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टैक्सेस आते हैं, कमीशन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप चाहें तो वो फॉर्मुलेशन करके उन कॉलम को हाइड करके ट्रेडिंग कॉस्ट को आप सामने रख सकते हैं, ताकि आपको एक जगह पे सारा समअप होके मिल जाए। एनीवेज, अब हम चलते हैं इन कॉलम्स की तरफ। ये जो कॉलम्स हैं, मैं अगर बोर्ड पे इस तरह लिखता तो शायद आपको नजर नहीं आते और समझ में नहीं आते, तो इसलिए मैंने कोशिश की आपको अलग अलग दिखा दूं। सब में पहला कॉलम जो यहां पर बनेगा, सब में पहला कॉलम वो ट्रेड नंबर का बनेगा, ताकि आपको पता रहे कौन सी ट्रेड है, पहली ट्रेड है, दूसरी ट्रेड है, ठीक है। तो सब में पहला कॉलम जो बनेगा वो ट्रेड नंबर का बनेगा, इसमें कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कॉलम डेट का बनेगा कि आज डेट क्या है, ये भी एक नॉर्मल बात है। उसके बाद नंबर 3 सिंबल, किस सिंबल में मैं काम करूंगा, कौन सा स्क्रिप्ट होगा या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब पीपीएल हो सकता है, ओजीडीसी हो सकता है, कोई सेक्टर किसी और सेक्टर से हो सकता है, या हो सकता है कि आप क्रूड ऑयल में कर रहे हो, कोई और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, फॉरेक्स पेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने सिंबल लिख देना है, किस सिंबल में आप ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने L/S लिखा है, यानी कि लॉन्ग या शॉर्ट, आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या जा रही है, आप जो ट्रेड करने जा रहे हैं उसमें आप लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे, वो कॉलम आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाता है नंबर ऑफ लॉट्स। नंबर ऑफ लॉट्स, ये अगेन इसका ताल्लुक रिस्क मैनेजमेंट से भी है, और ये सोली जो ट्रेडर है वो डिसाइड करता है कि मेरा नंबर ऑफ लॉट क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक उठा के 100 लॉटें बाय कर ले, या आप बोले कि भाई जी मैंने 20,000 ओजीडीसी बाय करने। कोई ना कोई रीज़न होता है कि मेरा इतना अकाउंट है और मैं इतने % रिस्क लेने जा रहा हूँ, इस ट्रेड का स्टॉप लॉस इतना है, अगर मैं 20,000 लॉट शेयर्स खरीदता हूं तो मेरा लॉस इतना हो सकता है, क्योंकि लॉस टारगेट ये है। प्रॉफिट, हर वक्त सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखा जाता, क्योंकि इनहेरिटेड रिस्क मौजूद है मार्केट में। ये तो एक कॉमन सी बात है, बच्चा भी समझ सकता है कि अगर एक ट्रेड में 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मैं 100 लॉटें लूंगा तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 लाख लॉटें लूंगा तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। मगर ये भी तो देखना है कि अगर मैं 1 लॉट ले रहा हूं तो 30 पैसे का नुकसान हो रहा है, तो अगर मैं 1 लाख लूंगा तो मेरा 30,000 का नुकसान भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, जो भी हिसाब बनता है। तो इसलिए लॉट का फैसला करना, क्वांटिटी का, वो ट्रेडर का काम है। वो अपने अकाउंट स्ट्रेंथ और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से क्वांटिटी को सेलेक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर ये 3 जो कॉलम है उन पे मैंने यहां पर देखिए ट्रेडिंग प्लान लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो 3 कॉलम हैं, ये मुझे ट्रेडिंग प्लान ने बताए हैं कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। नंबर 1, टर्म क्या है, क्या ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहा हूं, मैं मीडियम टर्म के लिए बाय कर रहा हूं, या लॉन्ग टर्म। ये आपको ट्रेडिंग प्लान में मिलता है, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान को कहां से मिलता है? वो ट्रेडिंग कॉल से मिलता है, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग कॉल आपकी बेस्ड ऑन व्हाट है, क्या किस चीज पर बेस करती है? क्या आप एंट्री फंडामेंटली ले रहे हैं या टेक्निकली ले रहे हैं? हम सेफली इन्वेस्ट ये कहती है कि सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक शुड बी फंडामेंटल, एंट्री एंड एग्जिट विल बी टेक्निकल। तो हमारा तो सोच ये है कि जब स्टॉक की सिलेक्शन हो रही है वो फंडामेंटल होगी, और जब हम एंट्री लेंगे तो वो टेक्निकल होगी, ठीक है। तो हमारा ट्रेडिंग कॉल का जो रीजन होगा वो टेक्निकल होगा, ठीक है। उसके बाद बाय और सेल, वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड पूछ रहा है। हालांकि आप यहां बता चुके हैं, मगर यहां फिर बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इससे हमें यह पता चलेगा कि जो ट्रेडिंग प्लान था उसने सजेस्ट किया था लॉन्ग और आपने कर दिया शॉर्ट। तो गलती हम कहां से पकड़ेंगे?
गलती हम वहीं से पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो लिहाजा आप यहां पर डायरेक्शन ऑफ ट्रेड दोबारा बताएंगे, और इस कॉलम को जिस फर्ज कर लीजिए ये वाले 3 कॉलम ये बने हुए हैं, 1, 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, इन 3 कॉलम को ऐसे करके इस पे लिख देंगे कि दे आर विद द ट्रेडिंग प्लान। हम इसको इस तरह नोट कर देंगे और ये आपको एक्सेल में इसी तरह बना हुआ मिलेगा। अच्छा जनाब, अब ये सब कुछ तय हो गया कि हमें ट्रेडिंग कॉल पे जाना है, बाय सेल में डायरेक्शन भी पता लग गई। अब एक चीज आती है कि आपको वो भी ट्रेडिंग प्लान में ही आता है कि उसने आपको बाय करने के लिए कहाँ कहा है। अगर उसने बाय करने के लिए आपको लेट सपोज 32 रुपए पे कहा है तो आप 32 रुपए लिख देंगे, ठीक है। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप 32 रुपए पे बाय कर सकें, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ट्रिगर हुआ 32 पे और जब तक आप बाय कर रहे हो वो 32-30 पे आ गया, या 32 पे अचानक वो 60-70 पैसे ऊपर चला गया। तो कई दफ़ा ये होता है कि ट्रिगर कुछ और होता है और एक्चुअल एंट्री जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ट्रेडिंग प्लान जहां पर बाय करने को कह रहा है वो भी लिखेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे एक्चुअल बाय, ठीक है ना। और एक्चुअल बाय के साथ यहां पर बाय सेल के मैंने वो मिस किया है क्योंकि आपको नीचे शायद नजर नहीं आता। अब पहले ट्रेडिंग प्लान वाला ट्रिगर लिखेंगे, उसके बाद एक्चुअल बाय लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एक्चुअल बाय सेलिंग टाइम। मैंने बाय सेलिंग टाइम इसलिए लिखा है कि हो सकता है शॉर्ट हो सकता है लॉन्ग हो। तो जो एक्चुअल टाइम है, जिस टाइम पे वो एग्जीक्यूट हुआ है, वो एक्यूरेट टाइम मुझे यहां पर चाहिए होगा, एक्यूरेट टाइम। और उस वक्त इंडेक्स कहां था, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ यही नहीं कि एक्चुअल एग्जीक्यूट कब हुआ और उसके बाद वो इंडेक्स उस वक्त कहा था। अच्छा, अब मुझे अगर मैं और आगे जाता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा तीसरे एपिसोड की तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा तेज़ी से कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। आप लोग मेरा साथ दीजिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। जिस तरह हमने ये तकरीबन हाफ ऑफ द ट्रेडिंग जर्नल है। अब अगर हम इस हाफ की बात करें तो इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, इसके बाद आ जाती है फिर ट्रेडिंग प्लान आ जाता है कि ट्रेडिंग प्लान ने स्टॉप लॉस क्या दिया, ट्रेडिंग प्लान ने एग्जिट होने को कहाँ कहा, और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कॉलम बन गया। उसके बाद एक कॉलम बन जाएगा कि आप एग्जैक्टली एग्जिट कहाँ हुए। देखिए, टारगेट 2 होंगे, एक ट्रेडिंग प्लान ने आपको स्टॉप लॉस क्या दिया जो कि लॉस टारगेट है, और एक ट्रेडिंग प्लान ने आपको प्रॉफिट टारगेट क्या दिया। ये 2 कॉलम बनेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम बनेगा एक्चुअल एग्जिट हुई किधर है। उसके बाद चौथा कॉलम बनेगा उसके आगे का कि एक्चुअल एग्जिट टाइम क्या है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका अगला कॉलम होगा कि जिस वक्त आप एग्जिट हुए उस वक्त इंडेक्स कहां था, ठीक है जी। अब यहां पर जाके अब आप ट्रेड से बाहर आ चुके हैं। अब आप जब ट्रेड से बाहर आ चुके हैं तो अब आप बात कर लें ट्रेडिंग कॉस्ट की, अब आप बात कर लें कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन कर लें बाय सेल में आपको फायदा क्या हुआ। और उसके बाद ये तमाम कॉलम जब फिल हो गए, अब ये तो हमने एक आइडियल सिचुएशन की बात की कि हमने एक ट्रेड खरीदी उसमें प्रॉफिट हो गया, या हमने एक ट्रेड शॉर्ट की और उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। फर्ज कीजिए खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी ट्रेड लेते हैं जिसमें हमें लॉस हो जाता है, ठीक है। और लॉस कई रीज़न होता है, जैसे खुदा ना ख्वास्ता कभी ऐसा होता है हम टीवी पर कोई ऐसी खबर सुनते हैं कि अचानक कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे मार्केट एकदम नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो हमको लॉस हो जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सब में पहले तो हमारी बचत होती है स्टॉप लॉस से। मैंने आपसे कहा था ना, फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस है। तो पहले तो हमारा लॉस वहां कम हो गया, हुआ तो है लॉस। अब यहां पर हम नोट्स में जो आखिरी हमारा कॉलम नोट्स का है, उस नोट्स में हम रीजन लिखेंगे कि आखिर क्या वजह है इस ट्रेड की। अगर कोई ऐसी खबर से हुई है तो हम वो वजह लिख देंगे, तो जाहिर बात है उसमें ट्रेडर का कोई फॉल्ट नहीं है। बाद दफा ये होता है कि ट्रेडर जो है ट्रिगर कुछ और था, उसको ये फील हुआ कि नहीं यहां पे ये अच्छा है, वो एंटर हो गया। यानी कि उसको कहा 32 रुपए को जब वो तोड़ेगा तब खरीदा, मगर उसने 31 रुपए 50 पैसे पे खरीद लिया, ठीक है जी। 32 रुपए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, वो 32 के पास गया और वहां से रेजिस्ट होकर नीचे आ गया। अब वो तो 31-50 पे खरीद के बैठा हुआ है, वो स्टॉप लॉस जाके उसका हिट होता है, या स्टॉप लॉस उसने लिया या नहीं लिया। यहाँ उसको रीजन लिखना चाहिए कि मैंने
ट्रिगर को वायलेट किया, मुझे जो ट्रेडिंग कॉल ने या ट्रेडिंग प्लान ने जहां पे बाय करने को कहा था, मैंने वहां बाय नहीं किया, इसलिए मैं ये ट्रेड लॉस में एंड कर रहा हूं, एंड अप लॉस में हो, तो इसका रीजन यहां आ जाएगा। बहरहाल इसमें सवालात बड़े उठ सकते हैं और मैं आप सबको वेलकम करूंगा कि अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहें कमेंट बॉक्स में सवाल करें, और अगर उन सवालों को देखते हुए मैंने महसूस किया मैं उनको लिस्ट कर लूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोई छोटी वीडियो उन सवालात के जवाबात के लिए भी बना के आपको दे सकता हूं, या अगर आपके इक्का दुक्का सवालात होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूं। मेरी ख्वाहिश होगी कि ये वाली वीडियो ट्रेडिंग जर्नल की आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास, जब से माशाल्लाह ट्रेडिंग प्लान की हमारी वीडियो गई थी, जो कि काफ़ी हिट भी हुई और उसको आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया। उसके बाद हमारी जब ये ट्रेडिंग जर्नल की जब ये वीडियो आई है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कि इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, या आपको कोई चीज़ समझ में आती है, या आपकी ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल है या नहीं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बहुत सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज़।